नमस्कार दोस्तों, आज हमें हिमालय की नदियों के बारे में बात करनी है क्योंकि हमारा नदियों का चैप्टर चल रहा था। उसी की अगली कड़ी में हम बढ़ाते हैं आगे। तो आज हमें बात करनी है हिमालय की दो नदियों के बारे में। एक तो है, ये देखेंगे आप, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है इधर। तो यहाँ से इधर देखोगे तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इधर देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर ये है गंगा नदी। तो हमें कौन सी की बात करनी है आज? एक तो बात करनी है हमें सिंधु नदी के बारे में, और एक बात करनी है हमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम देखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम ये है तिब्बत वाला एरिया। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश, ये माउंट कैलाश, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद, ये कौन सा है? बोखरचू हिमनद या फिर चेमायोंगडोंगो ग्लेशियर से होता है। यह पहले, तो अब देखेंगे आप यहाँ से, यह पहले इधर वाले मैप में देखेंगे, यह पहले उत्तर पश्चिम में बहती है। यहाँ से देखिए ऐसे ही उत्तर पश्चिम में गई, उत्तर पश्चिम में बहती है। फिर हिमालय को, क्योंकि यहाँ पे है हिमालय को काटकर दमचौक, ये लद्दाख वाले एरिया में दमचौक, तो ये कौन सा एरिया है? दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। और इधर ऊपर की तरफ देखोगे तो लद्दाख, और नीचे की तरफ देखोगे तो जास्कर। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य बहती है। इधर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे कराकोरम श्रेणी है, फिर यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है, और ये जास्कर श्रेणी है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। तो आप इधर ये देख ही रहे हो, हमने बताया था शुरुआत में कि पूर्ववर्ती नदियाँ वे हैं जिनका उद्गम या फिर ये हिमालय के उत्थान से पहले से ही बह रही हैं, या हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं। तो ये हिमालय के निर्माण से पहले बह रही हैं और हिमालय को काट के आ रही हैं। तो क्या है? एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत, तो यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत। यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पर, ये वाला एरिया कौन सा है? बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को, तो ये श्रेणी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी को काट कर 5180 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। लगभग 5180 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ देखिए ये क्या है? गॉर्ज, सिंधु नदी का गॉर्ज है। इस प्रकार से ये पहाड़ी को काटते हुए ऐसे बहती है, तो गॉर्ज का निर्माण कर रही है। इधर एक बार और देख लीजिए सिंधु का गॉर्ज। ये सिंधु नदी क्या है? पहाड़ को काटते हुए और गॉर्ज या घाटी का निर्माण करती है। चिल्लास के निकट यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आगे बहती हुई चिल्लास के निकट, ये वाला एरिया क्या है? एंट्री कहाँ से की है? ये लद्दाख में दमचौक के निकट यहाँ से प्रवेश किया है इसने, यहाँ वाले एरिया से। और ये बाहर कहाँ निकलती है या पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? चिल्लास के निकट। ये है चिल्लास वाला एरिया, चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर आगे चलेंगे। यह नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना क्या बनाती है? मुहाना या डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी कराची के पूर्व में, यहाँ देखोगे इधर, ये जो नदी है ये सिंधु नदी ऐसे बह के आई, इधर आई, और ऐसे ये निचला वाला भाग क्या है? अरब सागर। और यहाँ पर इधर की तरफ देखोगे तो ये वाला एरिया कौन सा है? कराची। ये शहर कौन सा है पाकिस्तान का? कराची के पूर्व में क्या बनाती है? ये अरब सागर में अपना मुहाना और डेल्टा का निर्माण करती है। इसके किनारे बसे दो शहर आपको याद रखने हैं। एक शहर का नाम क्या है? लेह। एक शहर का नाम है लेह, और दूसरा भी मैंने बताया था कौन सा है? कराची। ये दोनों दाएं हाथ पे यानी राइट साइड में बसे शहर हैं। आगे देखेंगे मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर, ये वाला एरिया कौन सा है? मिठानकोट। यहाँ पे क्या है? मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर, इसमें पंचनद आकर के मिलती हैं। पंचनद हम किसको कह रहे हैं? सिंधु में पंचनद कौन सी नदियाँ हैं? देखिए इधर देखेंगे मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाला एरिया कौन सा है? मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर, इसमें पंचनद, 5 नदियों को क्या कहते हैं? पंचनद। ये एक है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये पांचों नदियाँ कहाँ हैं? मिठानकोट के निकट
मिलती हैं किसमें, सिंधु में, इनको पंचनद कहते हैं। सिंधु की कुल लंबाई की यदि बात करें तो कितनी है, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर सिंधु की कुल लंबाई है। और भारत में कितनी लंबाई है इसकी, 1114 किलोमीटर। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखेंगे हम बाएं तरफ से। तो बायां मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं, आपको याद रखनी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब क्या हैं, बायां हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से, क्योंकि इधर देखोगे नदी ऐसे बह रही है, ये इधर, फिर ऐसे आई है, ये इधर आई है। तो जिधर हम चलते हैं उस वाले एरिया में तो नदी इधर बह रही, तो इसका बायां ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया इसका बायां हो गया, और इधर दायां एरिया हो गया। तो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी हैं, श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। और अन्य नदियां कौन सी हैं, जास्कर, स्याक, गिलगित, सियांग। अब हमें बात करनी है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। 1960 में क्या हुआ है, सिंधु जल समझौता। तो किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराया गया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान में कौन थे, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के मुख्य थे। उनके बीच में क्या हुआ है, समझौता। तो यहाँ पे आप देखेंगे समझौते में सिंधु, ये ऊपर वाली नदी, ये सिंधु, झेलम, ये झेलम है, और ये चेनाब है। इन तीन नदियों का जल पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा, और भारत जो है इसका इन तीनों का 20% यूज़ करेगा। और क्या हुआ था, ये नीचे की, ये ऊपर की 3 नदियां हैं, और अब ये नीचे की रावी, व्यास, सतलज। इन 3 नदियों का जल भारत जो है भारत इसका यूज़ करेगा 80%, और पाकिस्तान इनका यूज़ करेगा 20%। ये क्या है, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, विश्व बैंक के द्वारा कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बीच का दोआब कहते हैं। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब है। तो ये क्या है, दोआब के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले ब्यास और सतलज नदी के बीच का दोआब को हम क्या कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सतलज और ब्यास दो नदियों के बीच के दोआब को हम इधर देखेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सतलज और ब्यास दो नदियां हैं, इनके बीच का जो दोआब है वो कहलाता है बिस्ट दोआब। क्या दोआब है, बिस्ट दोआब। अगर हम बात करें रचना दोआब, तो रचना दोआब किस किस के बीच में है, रावी और चेनाब के बीच में है। रावी और चेनाब के बीच में कौन सा है, रचना दोआब। बारी दोआब की बात करें तो ये कौन सा है, रचना हो गया। अगर हम बारी दोआब की बात करें तो रावी और व्यास के बीच में है। रावी और व्यास, ये वाला एरिया कौन सा है, रावी और व्यास के बीच में कौन सा एरिया है, बारी दोआब। इसको क्या कहते हैं हम, बारी दोआब। अगर और एक और दोआब रहेगा कौन सा, छाछ दोआब। तो छाछ दोआब कौन से किसके बीच में है, चेनाब और झेलम के बीच में। चेनाब ये नदी है, ये, और ऊपर झेलम। तो इन नदियों के बीच में कौन सा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, छाछ दोआब। छाछ दोआब। तो ये दोआब हो गए। अब हमें इनकी सहायक नदियों के एक एक के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मुख्य बातें आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है, इन नदियों में सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं इनमें से ये दो याद रखना आपको कि सतलज और सिंधु। इन नदियों का उद्गम भारत से नहीं हुआ है। बाकी की जो अन्य नदियाँ हैं इसकी सहायक जो देख रही हो, जो मुख्य रूप से आती हैं पाकिस्तान को छोड़ के, जैसे ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, इन सब का उद्गम कहाँ से हुआ है, भारत से हुआ है। बाकी ये सिंधु और सतलज, इनका उद्गम भारत से नहीं तिब्बत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। अब हमें बात करनी है झेलम नदी के बारे में। सबसे पहले झेलम नदी के बारे में हमें बात करनी है। ये कौन सी नदी है, झेलम। तो इस नदी का उद्गम जो है पीर पंजाल, यहाँ पीर पंजाल गिर मतलब पहाड़ी है, पीर पंजाल पर्वत के गिरपद में स्थित वेरीनाग झील के निकट शेषनाग से हुआ है। वेरीनाग झील के निकट शेषनाग से, यहाँ क्या है, शेषनाग झील, शेषनाग झील से होता है। यह नदी वुलर झील से होती हुई, आगे चलोगे तो उसमें वुलर झील मिल जाती है। वुलर झील से होते हुए यहाँ कौन सी नदी झील है, वुलर झील। तो वुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में ये क्या है, चेनाब नदी में मिल जाती है। ये क्या है, यहाँ पर चेनाब नदी इसमें यहाँ आके मिल जाती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है
कि ये कुछ देर के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। तो क्वेश्चन में आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पंचनद में कौन सी सीमा बनाती है? तो ये जो देखो ये देख रहे हो झेलम नदी, यहाँ से यहाँ तक भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसका जो इम्पोर्टेंट और आते हैं कि श्रीनगर इसी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है इसी के किनारे बसा शहर है। ये देखिए श्रीनगर इसी के किनारे बसा शहर है जो सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट देखोगे मंगला डैम इसी पर बनाया है। मंगला डैम इसी पर बनाया गया है और इसी नदी पर तुलबुल और उरी परियोजना है। तुलबुल और उरी परियोजनाएं इसी नदी पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरी नदी के बारे में। झेलम नदी की सहायक नदी किशनगंगा है। एक और है इसकी नदी मतलब सहायक नदी किशनगंगा है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं और किशनगंगा परियोजना इसी पर है, किशनगंगा नदी पर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बना रहता है। अब देखते हैं हम चेनाब नदी के बारे में बात करेंगे। झेलम हो गई, अब ये चेनाब। अच्छा, ये यहाँ पे आपको राज्य भी याद रखना है कि कहाँ से निकलती है ये। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी ये भी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। तो इनका भी याद रखना है कि कौन से राज्य से निकल रही हैं और किस एरिया से निकल रही हैं, वो हम बताएंगे भी। तो नेक्स्ट नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी आप देख रहे हैं ये कौन सी नदी है? चेनाब। तो चेनाब नदी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो चेनाब नदी को अस्किनी भी कहते हैं, प्राचीन काल में अस्किनी नदी कहते थे, जो कि इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। झेलम को वितस्ता कहते थे, चेनाब को अस्किनी। तो इस नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया क्या है, बारालाचा दर्रा यहाँ पे मिलेगा कहीं, और बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा, इधर चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट टंडी में मिलने से बनती है। ये नदियाँ केलांग, यहाँ पे केलांग है, केलांग के निकट टंडी में एक दूसरे से मिलती हैं, चंद्र और भागा। आगे चल के इनका नाम क्या पड़ जाता है? चेनाब नदी। चेनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जनाब, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप इसे न समझे कोई और है, वो सतलज नहीं है। आपको देखने में सतलज लग सकती है, लेकिन क्या है कि सिंधु की सबसे बड़ी, ये तो क्या है, सतलज नदी, यहाँ से यहाँ तक। चेनाब नदी ये वाली नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इसी में सब आके मिलती हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा कहते हैं, किसको? चेनाब को। पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये कहाँ किससे मिलती है? सिंधु नदी से। तो ये पाकिस्तान का मिठानकोट है, मिठानकोट के पास ही ये चेनाब नदी सिंधु में मिल जाती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके और हैं क्या? बगलहार, एक कौन सी परियोजना है? बगलहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना सभी जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना इसी नदी पर बनाई गई हैं। बगलहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की परियोजना हैं और इसी नदी पर बनाई गई हैं। किस पर? चेनाब पर। नेक्स्ट नदी है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में देखेंगे हम। रावी, तो ये वाली नदी कौन सी है? रावी। ये देखिए ये वाली रावी नदी है, ये रावी नदी। तो रावी नदी को प्राचीन काल में कौन से नाम से जानते हैं? परसड़ी। यह बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। आगे देखेंगे चंबा घाटी से ये प्रवाहित होती है, चंबा घाटी से ये प्रवाहित होती है। लाहौर इसी के किनारे बसा शहर है, तो यहाँ पे कहीं लाहौर है पाकिस्तान का, इसी के किनारे बसा शहर है। और इसकी परियोजनाएं हैं वो कौन सी है? चमेरा और थीन परियोजना। चमेरा और थीन परियोजना इसी की हैं। चमेरा और थीन परियोजना किस नदी पर बनाई गई हैं? किस नदी की हैं? चमेरा और थीन परियोजना रावी नदी की हैं। चमेरा और थीन परियोजना को रणजीत सागर परियोजना भी कहते हैं। नेक्स्ट नदी देखेंगे व्यास नदी। तो सबसे पहले देखिए ये निकलती कहाँ से है? व्यास को विपाशा कहते हैं प्राचीन काल में। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से हुआ है। इसका जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से। यहाँ पे कहीं व्यास कुंड है, यहाँ से हुआ है इसका। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से होते हुए बहती है। धौलाधा श्रेणी में अपने गॉर्ज का निर्माण करती है। धौलाधा श्रेणी में क्या करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है। और हरके नामक स्थान पर, यहाँ पे क्या है? हरके नामक स्थान पर यह सतलज से मिलती है। तो ये इधर सतलज है और ये कौन सी नदी है? ब्यास। तो ये वाला एरिया कौन सा है? हरके।
हरके नामक स्थान पर यह सतलज से मिलती है और इसी स्थान पर हरके बैराज, यहीं पे क्या बनाया गया है, हरके बैराज बनाया गया है, हरके बैराज बनाया गया है। इसी बैराज से इधर से देखोगे तो कौन सी नदी, मतलब हरके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है सिंचाई के उद्देश्य से। तो यहाँ पे देखेंगे सिंचाई के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर का क्या किया गया है, निर्माण। ये देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी नहर। यहाँ देखोगे ये वाली नदी इधर से कौन सी है, सतलज नदी। ये आई है ब्यास नदी और इनके मिलन बिंदु पर क्या बनाया गया है, हरके बैराज। और यहीं से कौन सी नदी निकाली गई है, भारत की सबसे बड़ी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि कहाँ तक, राजस्थान के जैसलमेर तक आती है। और यही कारण है कि राजस्थान का जो एरिया है जहाँ सूखा प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ पर हरित क्रांति, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे ज़िले हैं, उनको हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पे गेहूँ या फिर मोटे अनाज के लिए ज़मीन जो है उपजाऊ बन गई है इस पानी की वजह से, इस नहर की वजह से। आगे देखेंगे यह पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका बहाव केवल भारत में है। आप इसको गौर से देखिए, पाकिस्तान में नहीं जाती है, भारत से ही निकलती है ब्यास नदी और भारत में सतलज में ही मिल जाती है। तो पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका बहाव केवल भारत में है। बाकी आप देखोगे सभी, देखो सतलज नदी भारत से निकल रही, यहाँ से तिब्बत से निकलती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान मिल जाती है, तो पाकिस्तान में ये हो गई। यहाँ देखोगे सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में फिर चली जाती है। और देखोगे झेलम नदी, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, पाकिस्तान में चली जाती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चंद्रभागा नाम से, पाकिस्तान में चली जाती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में निकलती है, रोहतांग दर्रे के निकट से। तो आप यहाँ पे देखोगे, रावी नदी यहाँ से निकलती है, पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन एकमात्र पंचनद की ब्यास नदी ऐसी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है, आप आगे देखेंगे सतलज नदी के बारे में देखते हैं। सतलज नदी, सतलज को शतुद्री कहते हैं और यह मानसरोवर के निकट से, वही कैलाश श्रेणी के पास मानसरोवर के निकट से, यहाँ पर मानसरोवर है, मानसरोवर के निकट से राकसताल झील से निकलती है। इसे यहाँ पे तिब्बत में लोंगचेन खम्बाम के नाम से भी जानते हैं। यह सिपकिला दर्रे से होती हुई, यहाँ पे क्या है, सिपकिला दर्रा, ये सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में हमने बता चुके हैं। पूर्ववर्ती नदी है, हिमाचल प्रदेश में यह गहरी घाटी का निर्माण करती है, हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी का निर्माण करती है और हिमालय की 3 श्रेणियों को अपरजित करती है। यह हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है। इधर देखोगे हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है कौन सी नदी, सतलज नदी। यहाँ देखोगे आप सतलज नदी के बारे में, तो ये सतलज नदी है, ये वाली नदी सतलज क्या है, सतलज नदी। एक बार फिर से देखिए, ये कौन सी नदी है, सतलज। ये कौन सी नदी है, सतलज। तो हिमालय की 3 श्रेणियों को काटती है, हिमालय नदी की एकमात्र ऐसी नदी है तीनों श्रेणियों को काटती है। इधर देखोगे तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे है कैलाश श्रेणी, ये तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। तो आगे इधर देखोगे तो ये जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इन तीनों को काटती है, न कि ट्रांस हिमालय को नहीं काटती है। आपने यहाँ पे देख लिया है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ से निकलती है नीचे की तरफ से ऐसे सतलज नदी, ये वाली एरिया से, इस वाली एरिया से, यहाँ से। तो इसी में कौन सा है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों को काटती है, ऊपर ट्रांस हिमालय को नहीं काटती है। आगे चलते हैं, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजनाएँ। भाखड़ा नांगल बांध जो है इसी पर बनाए गए हैं। यह भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है, भाखड़ा और नांगल परियोजना। नेक्स्ट देखें, भाखड़ा से जल विद्युत और नांगल से सिंचाई परियोजना चलाई गई है। भाखड़ा नांगल से लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या क्या हैं, तो भाखड़ा और नांगल से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। ये क्या है, भाखड़ा नांगल से प्रभावित या लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और भारत का
भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा। भाखड़ा में बने बांध के पीछे यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं सतलज नदी है और यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध है और इसी के पीछे यहाँ पर क्या बना है, गोविंद सागर जलागार यानी वाटर रिजर्वॉयर बना हुआ है। नाथपा झाकड़ी परियोजना इसी नदी पर है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने समझाया है वही यहीं पे लिखा है। तो आप इस लिखे हुए को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, जो भी पॉइंट हमने अभी समझाए हैं वो यही है पॉइंट। आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसा हमने बोला था वहाँ पे यही लिखा हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी है, देख सकते हैं। सिंधु नदी का कैलाश पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह पहले उत्तर पश्चिम में बहती हुई हिमालय के दमचौक के निकट से निकलती है। यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बहती है। तो आप इनको अपने कॉपी पेन लेकर के नोट कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नदियों का। आप आगे इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, विश्व बैंक के द्वारा कराया था। पाकिस्तान में कौन थे उस समय, जनरल यूथ है। भारत के मुखिया कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे कैसे बटा है, ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब। इन नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत यूज़ करेगा। और लास्ट की नीचे वाली 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज। इनका पानी 80% भारत यूज़ करेगा, 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। आगे देखते हैं झेलम नदी के बारे में। इसका जो प्राचीन नाम है वितस्ता है। इस नदी का उद्गम पीर पंजाल के गिरपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ है। और देखते हैं यह नदी बुलर झील से होती हुई गुजरती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी में मिलती है। बुलर झील एक मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी, और ये एक गोखुर झील भी कहलाती है। मंगला डैम इसी नदी पर बना है, पाकिस्तान पर है, चेनाब नदी के मिलने से पहले। नेक्स्ट है, इस नदी पर तुलमुल व उरी परियोजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा, पाकिस्तान में इसको नीलम नदी कहते हैं। किशन गंगा परियोजना इसी नदी पर चलाई गई है। नेक्स्ट है श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे बसा है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया था। ये जो नदियाँ हमने पढ़ाई हैं वही हैं, अभी जो हमने बोला है वही है, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आगे इन नदियों को जो क्या है उद्गम या उत्पत्ति क्या है, सिंधु की उत्पत्ति स्रोत है, मतलब जहाँ से निकली है वो मानसरोवर के पास से। और उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तिब्बत में। झेलम नदी शेषनाग से निकली है और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी बाड़ालाचा दर्रे से निकली है, बाड़ालाचा दर्रे के निकट से। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकली है, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी व्यासकुंड से निकली है, हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी त्राकस्थाल झील के निकट से निकलती है, तिब्बत से। तो अभी हमने क्या देखा है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो हमने पढ़ाया है वही यहाँ पे नोट किया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करनी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का फ़ोटो, एक बार फिर से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमें पहले बात करनी है। इधर से देखेंगे, यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ वही कैलाश मानसरोवर, इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा यंगडुंग हिमानी से हुआ है। यहाँ पे क्या है, चेमा यंगडुंग हिमानी है, चेमा यंगडुंग हिमानी से हुआ है। निकलने के पश्चात तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। और आगे चलते हैं, यारलुंग जांगपो नाम से भी जानते हैं इसको। पूर्व की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद यह नमचा बरवा। तो नमचा बरवा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ग्रेट हिमालय की क्या है, ये सबसे पूर्वी चोटी है। तो नमचा बरवा के निकट यह यांग्याप दर्रे से, तो ये कौन सा दर्रा है, यांग्याप दर्रा। तो यहाँ पे देखेंगे यांग्याप दर्रे से होते हुए दक्षिण की दिशा में यूटर्न लेते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया कौन सा है, ये राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसको सियांग अथवा दिहांग के नाम से जानते हैं। दिबांग एवं लोहित नदी इसके बाएं तट से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। दिबांग एवं लोहित इसके बाएं तट से मिलती हैं इधर और आगे चलती हैं। और ये कहाँ पे, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है।
तो इसके जो नदी के नाम हैं वो भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न हैं। जैसे इसके नाम, पहला नाम तिब्बत में यारलुंग मतलब सांगपो या सांपू है, चीन में यारलुंग जांगपू है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में जमुना है, और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो ये मेघना नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य यानी कि इसमें ये नावें वगैरह चला सकते हैं, इसमें जो नावें वगैरह चलाई जाती हैं, सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची नदी है। यह नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह नदी, आगे देखते हैं, गंगा के साथ मिलकर यहाँ पे जैसे ये आती है बहते, तो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जानते हैं, यहाँ जमुना है। और गंगा आगे चलती है, गंगा इधर से आती है तो इधर ये गंगा जो है हुगली में बढ़ जाती है और इधर भागीरथी में बढ़ जाती है। तो जो मुख्य धारा है इसकी आगे बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। पद्मा जमुना में यानी कि ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, तो आगे चल के इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और इसके जो पॉइंट हैं वो देखते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो यह क्या है, माजुली द्वीप नदी द्वीप बनाती है। और इससे पहले, माजुली द्वीप से पहले विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था ब्राज़ील का मराजू। 2016 में भारत का इसे द्वीपीय जिला घोषित किया, जो असम का 35वां जिला था। और इसी नदी के बीच में NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2 बनाया गया है, जो कि सदिया से धुबरी तक है। आगे चलेंगे, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो सहायक नदी तीस्ता नदी, इसको जूम करके देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। तीस्ता नदी, रेडॉक नदी, संकोच नदी, मानस नदी, और आगे चलोगे तो कामेंग नदी है इसमें, और आगे है कामेंग नदी और सुबनसिरी नदी, कामेंग और सुबनसिरी नदी, इसकी ये क्या है, सहायक नदी हैं, जो कि राइट हैंड की तरफ से आकर के मिलती हैं, यानी कि दाएं तट से आकर के मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट हैंड यानी बाएं तट से मिलती हैं आकर के, वो कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, इधर बराक है। तो ये क्या है, इनकी अन्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका या धौला सदिया पुल बनाया गया है। किस पर, लोहित नदी पर। तो यहाँ पे देखोगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, तो इस पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका या धौला सदिया। यहाँ पर क्या बनाया गया है, भूपेन हजारिका या धौला सदिया। तो ये असम के धौला को और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या आता है, भारत का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल, अभी वो क्या था, सड़क पुल, अब यहाँ पे क्या है, दोनों कंबाइंड, रेल और सड़क पुल। बोगीबील किस नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो कि डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है। बस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी देख लिया है, इसके बारे में इधर पढ़ के भी देख सकते हो आप। जो हमने अभी समझा है वही है, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायोंगडोंग हिमानी से निकलती है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और अगर हम उसकी बात करेंगे सिंधु की, तो 2880 किलोमीटर थी इसकी। गंगा की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है, गंगा। क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो भारत से निकलती जरूर है, लेकिन इनका जो उद्गम है भारत के बाहर से होता है। तो यहाँ पे एक बात और आपको याद रखनी है, भारत की जो 3 नदियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, क्योंकि वो 3 देशों से बहती हैं। जैसे आप देखोगे सिंधु यानी इंडस नदी, फिर देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी, फिर देखोगे सतलज नदी। तो ये किस किस देश से होकर बहती हैं, तो पहले तो चीन,
सिंधु चीन से, फिर इंडिया से, फिर पाकिस्तान से। तो इसके ये 3 हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी किससे बहती है? इधर चीन से, फिर भारत से, फिर बांग्लादेश से। सतलज नदी किससे बहती है? चीन से, फिर इंडिया से, फिर पाकिस्तान से। तो ये 3 देशों से होकर के बहती हैं। इनका आपको ये भी क्वेश्चन रखना है। क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं होता है या भारत से होता है, तो आपको ये भी याद रखनी है। अभी जो पढ़ाया है उन्हीं का ये लिखा हुआ रूप है। इसको आप अपने कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका जो नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कहाँ पे क्या क्या है, तो ये भी याद रखना। तिब्बत में इसको सांगपो या सांपो कहते हैं, चीन में इसको यालंगजाम्पो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी में इसको मेघना, यानी जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में तब ये मेघना कहलाती है। और विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है? डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। और वो पूछा भी जाता है कि किन दो नदियों के बीच में सुंदरबन का डेल्टा है, तो हुगली और मेघना नदी के बीच में है। इनकी सहायक नदियाँ हैं जो लेफ्ट से और राइट से हैं, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ये क्या है? सड़क पुल है। आगे देखेंगे तीस्ता नदी का एक लास्ट है, उद्गम चोलामू झील से होता है और मोहाना इसका जमुना या रंगपुर। बांग्लादेश में किस में मिल जाती है ये? ब्रह्मपुत्र नदी में। और दार्जिलिंग घाट का निर्माण करती है। आगे अब इन नदियों से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे हैं आप देख सकते हैं। बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार यानी उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? तो यहाँ देखेंगे सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सभी उत्तरी छोर से निकल रही हैं, लेकिन गंगा नदी कहाँ है? उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट से है। निम्नलिखित में से वे कौन सी 3 नदियाँ हैं? तो आप इसको देख सकते हैं कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मानसरोवर के पास से यमुना का उद्गम नहीं हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर इसमें देखेंगे तो ये भी यमुना है, इसमें ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कौन सी है? झेलम नदी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बची कौन सी? ये है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंध नदी और सतलज नदी। यहाँ पे सिंधु आएगा, ये सिंध नहीं है, सिंध अलग नदी है, जबकि ये गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इन तीनों का यानी कि आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 में सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो आप देखिए क्वेश्चन का तरीका देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे रावी, चेनाब और व्यास ये सभी आती हैं, लेकिन तीस्ता नदी नहीं आती है। ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दिबांग, कामेंग, लोहित। तो इसके मतलब ये तीनों ही इसकी सहायक नदियाँ हैं, अभी आपने देखी भी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह है? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्या झेलम नदी यहाँ से निकलती है? नहीं निकलती है। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है, जबकि रावी, व्यास, सतलज और यमुना ये क्या है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से नदियाँ अपवाह होती हैं, जबकि झेलम नदी नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? 3 जहाँ होगा वो आपको हटा देना है। तो इसमें ये 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है तो ये भी नहीं होगा, ऊपर सभी में 3 आता है ये भी नहीं होगा। तो 1, 2, 4, 3 आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी प्रतिरूप। हमने ये प्रतिरूप वाले में पढ़ा दिया है, आप इसके लिए पहला वीडियो देख सकते हैं और समझ में आ सकता है आपके में। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप इसे देखें अच्छी तरह से। यह देखेंगे जालीनुमा प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप कौन सा होता है? वृक्षारूप। तो ये क्या है? वृक्षाकार। पहला हो गया। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो क्या हो गया? अरीय। तो बी का 3 हो गया। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर नदियाँ समकोण पर बनती है तो ये कौन सा हो गया? सी का 1 हो गया, जालीनुमा।
जब नदियाँ सभी दिशाओं से बहकर एक झील या गर्त में आती तो ये क्या हो गया, 4 हो गया डी का। तो आंसर आप देखेंगे ए का क्या है 2, ए का 2 यानी पहले में देखेंगे ए का बी क्या हो गया, ये यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, आप इसको देख करके मैच कर लीजिएगा। ए का 1, ए का 1, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। बस जो मैंने मैच कर दिया है वो, क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ा गया है, ए का ए यहाँ पे इधर जाना चाहिए था, ए इधर आना चाहिए था, बी इधर, सी इधर और डी इधर। तो आप इसको देख लीजिए, मैंने बता दिया है कि कौन सी नदी कहाँ है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु अपवाहित होती है। अभी हमने आपको मैप में भी दिखाया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है, सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच बहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी चंद्र और भागा 2 सरताओं के मिलने से बनती है। ये सरताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा नाम से जानते हैं। और ये कौन सी नदी है, तो ये है चेनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्र और भागा नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा यंगडोंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व की दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है और नमचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपरोक्त में से नदी के संदर्भ में है, कौन सी नदी है वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। आप अभी देखा होगा, हमने पढ़ाया है, उसको देखेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनका कौन सी हैं, ये पूछिए सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे देखेंगे यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, सही है पहला ऑप्शन ठीक। ब्रह्मपुत्र का मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोच, रेडाक, ये भी ठीक है। रावी की दिहांग तो रावी इधर पड़ती है हिमाचल प्रदेश की तरफ और दिहांग पड़ती है ब्रह्मपुत्र की तरफ, तो ये गलत हो गया। नर्मदा पड़ती है उधर नर्मदा ताप्ती के पास में, और भीमा और तुंगभद्रा नीचे की तरफ। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, ये गलत हो गई। आगे का क्वेश्चन है, नहीं बस इतना ही क्वेश्चन है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।